एक्सेल स्टार्ट करने के लिए यहाँ टाइप करना होगा EXCEL एक्सेल और ओके कीजिए। एक्सेल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कल आप लोगों को एक्सेल के अंदर क्या बता रहा था मैं, स्टूडेंट डिटेल्स वाली टेबल हम यहाँ पे कर रहे थे कि जैसे स्टूडेंट का डाटा हमने या स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें बना के रखना है। अब होता है कि उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं जो हमें मैनुअली फीड करने होते हैं, बट कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें बिना कैलकुलेशन के आप उनको स्टोर नहीं कर सकते, अपने मन से आप उनको स्टोर करके नहीं रख सकते। किसी का टोटल है, किसी परसेंटेज है, डिवीजन है, तो ये आपको कैलकुलेशन करनी होती है। तो मैनुअल कैलकुलेशन से ज़्यादा अच्छा तरीका हमारे पास क्या रहता है कि हम एक्सेल में जो फॉर्मूले होते हैं हमारे, उनका यूज करके हम सारी कैलकुलेशन को करके वहाँ स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और मैग्नीफाई कर लेते हैं इसको, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, कल जो ऑप्शन बताए थे वो आपने देखे, उनको चेक किया, ट्राई करके देखा फॉर्मूले में, कोई उसमें दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए उसको भी क्लियर कर लेंगे, पहले कल वाला अभी हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट वाले जो क्वेश्चन हैं या जो आपके जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे उनको हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही होगी ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आवाज़ में, साउंड क्लियर आ रही? ठीक है, बता दीजिएगा मुझे अगर साउंड में कोई दिक्कत हो। अच्छा, स्टूडेंट डिटेल्स वाली हमने कल जो टेबल बनाई थी आधे में छोड़ दी थी हमने, ठीक है, उसको ही ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा कल का डेटा था, ठीक है, कल हमने जो बनाया हुआ था ये हमारा वाला डेटा था, जूम से हटाई देते हैं। ठीक है, इसमें आप देखे होंगे हमने सीरियल नंबर दिया था, नेम दिया था, क्लास और काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए थे इसके अंदर हमने, ठीक है। और उसके अलावा आप देखे होंगे सब्जेक्ट्स दिए थे हमने, यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स हमने लिखे थे, ये तो मैनुअली हमें फीड करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्टिमम मार्क्स के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने यहाँ पे, सम। और दूसरा टोटल मार्क्स हमने लिखा है यहाँ पे, ये तो क्या हमने मैनुअली फीड किया हुआ है। और परसेंटेज हो गया, परसेंटेज फाइंड करने के लिए कल आप लोगों को दो तरीके बताए थे, एक मैनुअल फॉर्म भी बताया था, ठीक है, कि खुद से फॉर्मूला बना के हम कर सकते हैं। एक इसका प्री डिफाइंड फार्मूला हो गया एवरेज के नाम से जो आता है, ठीक है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवीजन और रिजल्ट अगर हमने ये फाइंड करना है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, उसके लिए फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन लगाने से पहले कंडीशन कैसे लगाई जाती है या कंडीशन लगाने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा फंक्शन या कौन सा फॉर्मूला हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ इफ के बारे में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है, एक बार बता दीजिए जरा मुझे, नहीं आ रही तो फिर देखते हैं कुछ और। ठीक आ रही है ना? आ रही है। ठीक है, तो इफ की बात कर रहे हैं, इफ लगाने के लिए हमें इक्वल्स टू लगाना होगा और इफ लिखना होता है, ठीक है। और जब भी हम यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करते हैं या ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं सिंपल, तो आप देखोगे हमसे यहाँ पे तीन वैल्यू या तीन ऑप्शन से पूछेगा, ठीक है। सबसे पहला क्या कह रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, कंडीशन, कि हम किस कंडीशन के बेसिस में यहाँ पे ये जो इफ वाला फॉर्मूला है इसको चलाना चाहते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगी हमारी यहाँ पे कंडीशन, लॉजिकल टेस्ट मीन्स हुई है कंडीशन। वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये जो कंडीशन हमने यहाँ लगाई हुई है ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है, ठीक है, तो क्या दिखाएगा, ये वाली वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। और अगर फॉल्स हो जाती है फिर क्या करेगा, फिर ये वाली वैल्यू दिखाएगा। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे तो ये देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेता हूँ 5, ठीक है, और एक कंडीशन में लगा देता हूँ यहाँ पे इफ लॉजिकल टेस्ट। देखिए अब कंडीशन लगाने के लिए भी हमें क्या करना होगा, सेल के एड्रेस को ही रेफर करना होगा, ठीक है। सेल के एड्रेस से ही हम रेफरेंस लेंगे यहाँ पे, इफ B2
लेस देन 10, ये मेरी कंडीशन होगी। ठीक है, कंडीशन बनाने के लिए हमेशा हमें इस तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस इक्वल्स टू, ग्रेटर इक्वल्स टू, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, ऐसे सिंबल्स का हमें यूज करना होता है। क्लियर है? तो वही हमने यहाँ पे किया होगा। तो हमने यहाँ एक कंडीशन लगाई है, B2 में जो भी वैल्यू है अगर वो 10 से कम होती है, ठीक है, तो यहाँ पे वो दिखा दे स्मॉलर। ठीक है, अच्छा ये जो स्मॉलर हम लिख रहे हैं ये क्या है, एक्चुअल में टेक्स्ट वैल्यू है। किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को एक्सेल में जब भी आप लिखोगे तो डबल कोट्स के अंदर या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया स्मॉलर, नहीं तो क्या दिखाएगा, अब ये फॉल्स वाला पार्ट आ गया, नहीं तो क्या दिखाएगा, ग्रेटर। तो ऐसे हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई। ठीक है, अब हमने एक कंडीशन लगाई थी कि अगर यहाँ B2 में या B2 वाला जो सेल है इसके अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो 10 से छोटी होती है तो क्या दिखा देगा, स्मॉलर, नहीं होती है उससे बड़ी होती है तो क्या दिखा देगा, ग्रेटर दिखा देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा नंबर एंटर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, तो क्या चेंज हो गया, ऑटोमेटिक उसने क्या किया, ग्रेटर कर दिया उसको। ठीक है, ये तो मेरी एक कंडीशन के लिए हो गया। अब कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा कंडीशन मैं अप्लाई करनी होती है। ठीक है, सपोज मैं 2 नंबर के लिए कंडीशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं कि एक नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया 6। अब 2 नंबर में से बड़ा नंबर मैं पता लगाना चाह रहा हूँ कि कौन सा बड़ा नंबर है। ऐसा फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ तो कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट भी हमारा यूज हो रहा है। अब वैसे तो जो अकाउंट स्टूडेंट हैं उनका तो प्रोग्रामिंग से कोई रिलेशन नहीं हुआ, बट फिर भी एक्सेल में काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला या यही कंडीशनल फॉर्मूला हम जो यूज़ करेंगे डिवीजन के लिए वो थोड़ा दूसरे फॉर्म में यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इफ एक हम कंडीशन बना देते हैं कि इफ B2 ग्रेटर देन C2, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, वो दिखाएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, एल्स में अगर सेकंड वाला नंबर बड़ा होता है तो उसमें क्या दिखा देगा, सेकंड नंबर इज ग्रेटर, इस तरह से हम बता देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो जो भी टेक्स्ट वैल्यू होगी, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, ठीक है, ये सब आपका किसमें होना चाहिए, डबल कोट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, एंटर किया मैंने तो यहाँ पे क्या दिखा रहा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। सपोज अगर मैं इनमें से किसी भी नंबर में चेंज करता हूँ, ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया 87, तो क्या दिखाया उसने, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। अब उसने बता दिया कि सेकेंड नंबर यहाँ पे बड़ा। ठीक है, तो ये समझ में आया, कितना क्लियर हुआ आप लोगों को, कोई डाउट है तो बताइए। इसमें कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए था। ठीक है, हमने वही किया, दो सेल को आपस में कंपेयर किया। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह अगर हम बनाते हैं तो वहाँ ड्यू डेट और पे डेट जो होती है दोनों को कंपेयर किया जाता है कि अगर पे डेट जो है वो ड्यू डेट से ज़्यादा हो जाती है तो उसको फाइन पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। ऐसी कंडीशंस के लिए फिर हमें यहाँ पे इफ़ का यूज़ करना होता है। ठीक है, कंडीशन की जहाँ बात आ रही है, लॉजिकल की जहाँ पे बात आ रही है, तो हमें इफ़ का ही यूज़ करना होता है। इफ़ फंक्शन हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, तो इनमें तो कोई डाउट नहीं है। यही अगर मैं 3 नंबर के लिए करता फिर क्या होता, 3 नंबर के लिए कैसे करेंगे आप, कोई बता सकता है 3 नंबर के लिए कैसे होगा। पहले 2 को करेंगे, पहले 2 को, फिर तीसरे के साथ करेंगे। फिर तीसरे को। चलिए फिर एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने लगाया इफ, ठीक है, B2 था ना हमारा यहाँ पे, ठीक है, B2 ग्रेटर देन C2, तो उस टाइम पे अच्छा साथ में हम यहाँ पे एंड भी लगा सकते हैं।
एंड यहाँ पे ऐसे जनरली तो हम लिख नहीं सकते हैं, नॉर्मली ऐसे आप लिख सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, ए एंड डी फॉर्मूला अलग से लगाना होगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, दो दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करूँगा एक साथ। कैसे, वो अब आप देखिए। इफ B2 ग्रेटर देन C2, पहली कंडीशन होगी कि अगर B2 C2 से बड़ा है। दूसरी कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि इफ B2 ग्रेटर देन D2, जो B2 वाली वैल्यू है हमारी, ये D2 से भी बड़ी है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या दिखाएगा, फर्स्ट नंबर ग्रेटर की, पहला नंबर मेरा यहाँ पे पड़ा, फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये आ गया। तो पहला हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया, और कॉमा लगा के आपने लिखा होगा ट्रू पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर B2 C2 से भी बड़ा है, D2 से भी बड़ा है, तो उस टाइम पे क्या दिखाएगा, फर्स्ट नंबर ग्रेटर की, पहला नंबर ही बड़ा है, ठीक है। एल्स में हम दोबारा क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दोबारा भी कंडीशन लगानी पड़ जाएगी। अब मल्टीपल कंडीशंस के लिए क्या करना होता है, दोबारा से इफ लगाना होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो यही कंडीशन हमें वहाँ पे परसेंटेज सॉरी डिवीजन वाला और रिजल्ट वाला जो फाइंड करेंगे वहाँ भी लगानी होगी। तो सर हाँ बताओ। सर ये B2 कहाँ बड़ा है सर? C2 बड़ा है 87, B2 तो नहीं, छोटा अभी है। अभी नहीं है ना, फिर तो जब ऐसी कंडीशन आएगी वाली बात होगी, ऐसी कंडीशन होगी तो तब वो दिखाएगा। अच्छा अभी तो नहीं है ना ऐसा, वो सारी कंडीशन हो जाएगी अच्छा। हमारी, सारी कंडीशन आ जाएगी वहाँ पे। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लाएंगे यहाँ पे एंड। अब दूसरी कंडीशन, और सर ये लिखना भी बहुत जरूरी है, ये फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर हाँ इफ, ये तो ये फिर सब आगे से। एक आउटपुट तो देना ही पड़ेगा ना आपको। आउटपुट अगर आप नहीं दिखाओगे तो क्या दिखाएगा फिर? अगर ये कंडीशन सही होती है तो क्या दिखाएगा, वो तो आपको अच्छा देना अच्छा। पड़ेगा ना वहाँ पे, ठीक है। अच्छा एंड में अब देखो, ठीक है। पहले अभी हमने क्या किया, पहले नंबर के लिए देखा हमने, B2 वाले के लिए, ठीक है। अब हम C2 के लिए करेंगे। C2 के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि C2 ग्रेटर देन B2, अगर C2 B2 से बड़ा है, ठीक है। एक और कंडीशन आ सकती है C2 के लिए कि अगर C2 D2 से भी बड़ा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर वो क्या दिखाएगा, पहले ब्रैकेट लगा देते हैं इसका। तो उस कंडीशन में वो क्या दिखाएगा, सेकेंड नंबर ग्रेटर, सेकेंड नंबर ग्रेटर। जो आप कह रहे थे ना, वो कंडीशन आपकी यहाँ कवर हो जाएगी कि जो भी मतलब आपको जैसे लगता है। तो ऐसे करके एक एक करके हमारी कंडीशन बनती है ना हमारी सारी। अब क्या हो रहा है, हमारा दोबारा फॉल्स वाला पार्ट आ गया। अब फॉल्स पार्ट में एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी ना हमें, थर्ड वाले नंबर के लिए। तीसरा नंबर भी तो बड़ा हो सकता है पहले और दूसरे नंबर से, तो उसके लिए दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे, इफ एंड। एंड वही मैंने आपसे बोला कि दो या दो से ज़्यादा कंडीशन को एक साथ चलाने के लिए होता है, एक साथ अप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इफ क्या करता है, एक बार में एक ही कंडीशन को चेक करता है। अगर वो सही है तो पहला पार्ट दिखाएगा, नहीं है तो दूसरा पार्ट दिखाएगा। लेकिन हमने ज़्यादा कंडीशन को एक साथ चलाना था, तो उसके लिए तब हमने इसमें एंड का भी यूज़ किया होगा, ठीक है। अब बात आ रही है D2 की, तीसरे वाले नंबर की, कि अगर D2 B2 से बड़ा होता है, और वही कंडीशन की D2 अगर C2 से भी बड़ा होता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या दिखाएगा, थर्ड नंबर ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पे आ गया नीचे, थर्ड नंबर ग्रेटर, ये दिखा देगा, ठीक हो गया। तो सारी कंडीशन हमारी यहाँ पे इसमें अप्लाई होगी। अब इसके अलावा अगर कोई कंडीशन रह जाती है, ठीक है, तो फिर आप वो एल्स वाले पार्ट में वहाँ पे दे सकते हो। एल्स में हम जो भी दिखाना चाहें, या नॉट ग्रेटर, जो भी आप दिखाना चाह रहे हो आप दिखा सकते हो, ठीक है। एल्स में नॉट ग्रेटर के अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है, कि जब तीनों ही नंबर आपस में बड़े छोटे नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि एक नंबर का कंपैरिजन हम दो से कर रहे हैं, केवल एक से नहीं कर रहे हैं, हम दोनों से कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारी ये तीन कंडीशन बनती है। उसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है, कि तीनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा ऑल आर इक्वल, कि तीनों बराबर हो सकते हैं, ठीक हो गया। ऐसे हमारी यहाँ पे कंडीशन ये काम करती है, ठीक है।
अब देखिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, 3 बार मैंने इफ लगाया हुआ है। पहले वाले इफ का ब्रैकेट जो है आप देख लेंगे ये वाला ब्लैक कलर दिखा रहा है, दूसरे इफ का ग्रीन दिखा रहा है, तीसरे इफ का पिंक दिखा रहा है। तो पहले मैंने क्लोज किया, एक ब्रैकेट लगाया है तो पिंक वाला क्लोज हुआ, मतलब लास्ट वाला इफ। एक और मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, दूसरा इफ क्लोज हुआ, एक और ब्रैकेट क्लोज करूँगा, तीसरा इफ मेरा बंद हो गया। तो ब्रैकेट्स हमारे जितने भी हैं ये लास्ट में ही क्लोज होंगे, क्योंकि एक के अंदर एक कंडीशन हमारी चल रही है इसलिए। ठीक है, एंटर करते हैं हम। अब देखो क्या दिखा रहा है, सेकेंड नंबर बड़ा, सही आ गई ना कंडीशन खुद ही। हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया इफ का यूज करके, या कंडीशनल फॉर्मूला बनाया हमने, जिसमें हमने 3 नंबर को आपस में कंपेयर किया। अब अगर मैं इनमें से किसी भी नंबर में चेंज कर लेता हूँ तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। सपोज मैं यहाँ पे 111 लिख देता हूँ, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा मेरा, पहला नंबर। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं इसमें 999 लिख देता हूँ, तो कौन सा नंबर बड़ा दिखाना चाहिए, तीसरा नंबर। बिल्कुल सही बन गया ना फॉर्मूला मेरा। ठीक है, तो एंड का हमने जब यूज किया तब भी ऐसा ही हो पा रहा है। सपोज मान लीजिए अगर मेरी तीनों बराबर होते तो क्या दिखाएगा, ऑल आर। जब भी मेरे तीनों नंबर बराबर होंगे तो क्या दिखा देगा, ऑल आर। तो ऐसे करके हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। कोई अगर फॉर्मूले में अगर आपको डाउट है तो बताइए, फिर अभी आपके सामने ही है फॉर्मूला किस तरह से हमने बनाया है। पहले हमने इफ लगाया, इफ के अंदर हमने एंड लगाया। एंड का यूज मैंने बताया आपको कि एक बार में एक से ज़्यादा कंडीशन को आपने एक साथ अप्लाई करना है, कि ये कंडीशन भी है और ये कंडीशन भी है। ठीक है, और की बात नहीं हो रही कि ये कंडीशन होनी चाहिए या ये कंडीशन होनी चाहिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि ये कंडीशन होनी चाहिए, साथ के साथ ये भी होनी चाहिए। जब दोनों को सेटिस्फाई करेगा तब जाके दिखाएगा प्लस वन में ग्रेटर, नहीं तो सेकंड वाली कंडीशन में आ जाएगा। सेकंड वाली कंडीशन में हमने लगाया कि अगर दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा होता है और तीसरे नंबर से भी बड़ा होता है, तो ऐसे में कंडीशन क्या बनेगी, सेकंड नंबर ही बड़ा है हमारा। ठीक है, अगर ये भी नहीं होता है, हो जाता है कि कभी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो फिर तीसरी कंडीशन आ जाएगी हमारी, कि जिसमें हमने दिखाया हुआ है कि अगर हमारा जो तीसरा नंबर है ये पहले नंबर से और तीसरे नंबर दूसरे नंबर से दोनों से ही अगर ये बड़ा होता है तो क्या दिखाएगा, थर्ड नंबर ग्रेटर। लेकिन अगर ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं, अप्लाई नहीं होती हैं, तो फिर वो क्या दिखाएगा, ऑल आर इक्वल। तो लास्ट कंडीशन हमारी वही बन सकती है ना, कि या तो तीनों ही बराबर होंगे। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कैसे आपने कंडीशन अप्लाई करनी है, किस तरह से आपका ये इफ वाला फॉर्मूला काम करता है। क्लियर हुआ ये सभी को? ठीक है, तो आगे बताऊं फिर मैं आप लोगों को, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये पूरा फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं फॉर्मूले में, क्लियर कर लीजिए अभी भी, क्योंकि आज तो वैसे मेरे ख्याल से काफ़ी कम लोग कनेक्ट हुए हैं। तो अगर डाउट है आपको, इसमें इफ एल्स वाला भी लगा सकते हैं क्या? इफ एल्स ही है ये इफ एल्स ही है हमारा। क्योंकि वो क्या रहा है, आप देख रहे होंगे जो हमारा इफ वाला पार्ट है, अगर ये सही काम करता है, ये है ना इफ की कंडीशन है ये, हाँ, अगर ये वो जो सही, फॉर एल्स का ही काम कर रहे हाँ वो रेस्ट वाला जो पार्ट है या उसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो एल्स का ही काम कर रहा है। हमें अलग से एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार प्रोग्रामिंग में, जैसे जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है या आपने पढ़ी होगी, तो जैसे एल्स की बात करते हुए तो वहाँ पे यूज होता है हमारा प्योर प्रोग्रामिंग में। इसके साथ हम एल्स का यूज करते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सेल में ऐसा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑटोमेटिक वो ऑप्शन बना रखा है फॉर्मूले के अंदर ही, वो ऑप्शन इनबिल्ट है। ठीक हो गया? अब मैं आप लोगों को इसी के बेसिस में बता रहा हूँ कि हमने अगर डिवीजन फाइंड करनी है तो डिवीजन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, डिवीजन का जो बेस होगा वो क्या होगा, परसेंटेज। परसेंटेज जितनी आई है उसकी बेसिस में हम डिवीजन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा, इफ लगाना होगा, इफ। अब ये वाला जो सेल है हमारा, इसका एड्रेस क्या होगा, परसेंटेज वाले सेल का K7, इफ K7। अब हम K7 को ही कंपेयर करेंगे, K7 के लिए 3 कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और लास्ट क्या हो जाएगा, एल्स में फेल हो जाएगा। कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है तो हम एक मोटा मोटा आइडिया लेके चल रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया तो फेल मान लेते हैं। कुछ और कंडीशन भी दिखा सकते हो, फेल नहीं मानना चाह रहे हो, कंपार्ट भी कर सकते हो, कुछ और दिखा सकते हो, वो तो फिर आपकी चॉइस है। इफ K7 ग्रेटर इक्वल्स टू 60, नॉर्मल जो फर्स्ट डिवीजन का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या दिखाएगा, फर्स्ट दिखाएगा।
उस कंडीशन में, नहीं तो क्या होगा, अब सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी हमारी। सेकंड कंडीशन लगाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इफ। अब देखिए यहाँ पे मैं एंड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक बार में एक ही कंडीशन चलानी है मैंने, इसीलिए। ठीक है, एंड का यूज़ हमारा आगे आएगा रिजल्ट में। दूसरी कंडीशन हमारी लग जाएगी कि इफ K7 की K7 में ही अगर कोई वैल्यू होती है तो ग्रेटर इक्वल्स टू 45 होती है। ग्रेटर इक्वल्स टू 45 का मतलब ये हुआ कि 45 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है, 59 तक, क्योंकि 60 और उससे बड़ा ही है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 45 और 45 से बड़ा मतलब 59 तक, 45 से 59 तक वो क्या दिखाएगा, सेकेंड डिवीजन दिखाएगा उस टाइम पे, सेकेंड। ठीक है, अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर हमारी तीसरी कंडीशन आ जाएगी, तीसरा इफ लगेगा हमारा। इफ अगेन वही आ जाएगा K7 की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 33। ये क्राइटेरिया होता है हमारा कि 33 या उससे अगर ज़्यादा होगा तब जाके ही उसको पास माना जाता है, मतलब मिनिमम 33 का क्राइटेरिया रहता है पासिंग के लिए। ठीक है, कई जगह कॉलेजेस में 40 का भी रहता है कि 40 मार्क्स मिनिमम आपको लेके आने हैं, कई जगह ऐसा भी रहता है। इलेक्ट्रॉन का ही जैसे क्राइटेरिया है यहाँ पे, मिनिमम 40 है, मिनिमम आप कह सकते हो। जो टी ग्रेड है या हाँ डी ग्रेड में जो आ जाते हैं, ई ग्रेड तो उसमें होता नहीं है, ई ग्रेड तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे। तो ऐसे करके अलग अलग ग्रेड को हम दिखा सकते हैं, जिसमें दिखाना चाहें ग्रेड भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड की जगह ग्रेड भी दिखा सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखना चाहो, जो भी आप दिखाना चाहो, वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। कब होगा थर्ड, 33 होगा जब, या उससे बड़ा होगा। 33 से बड़ा मतलब कहाँ तक जाएगा, वो 44 तक। ठीक है, 33 टू 44 थर्ड डिवीजन दिखाएगा। लेकिन अगर ये भी नहीं होता है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो फिर क्या दिखाएगा वो, लास्ट में हम चाह रहे हैं कि वो फेल दिखा दें या कंपार्टमेंट दिखा दें। ठीक है, तो सारी कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। अब हमने ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, पहला ब्रैकेट, दूसरा और तीसरा। जितने इफ आप लगाओगे उतने ब्रैकेट आपके लास्ट में बंद हो जाएंगे। ठीक है, जितनी कंडीशन आप लगा रहे हो, जितनी कंडीशन आप ओपन कर रहे हो, उतने ही ब्रैकेट लास्ट में क्लोज होने जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, एरर दिखाएगा। एक बार एरर दिखाएगा मतलब करने को तो ब्रैकेट को खुद भी क्लोज कर देता है, बीच में कहीं पे एरर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। परफेक्टली जहाँ पे हमारा कॉमा लगना चाहिए, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगना चाहिए, जहाँ ब्रैकेट लगना चाहिए, एज इट इज वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एंड पे करता हूँ तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, 78 में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई थी कि अगर 60 से ऊपर होगा तो फर्स्ट डिवीजन दिखाएगा। तो अभी तो जहाँ तक लगता है कि सारे में ही फर्स्ट दिखाएगा। ठीक है, देख के ही आपको पता लग रहा होगा। अब इनको हम चेंज कर देते हैं वैल्यू। ठीक है, इनको थोड़ा सा मार्क्स हम यहाँ पे कम कर लेते हैं, तब थोड़ा उसमें चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या कर दिया उसने, सेकेंड डिवीजन दिखाया। ऐसे ही एक कंडीशन हम यहाँ पे बना देते हैं थर्ड डिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये आ गया थर्ड। इन केस अगर मान लीजिए कि थर्ड से भी कम हो जाती है, क्योंकि 33 तक तो हमने माना था या कंडीशन दी थी हमने कि वो क्या दिखाएगा, थर्ड दिखाएगा। 33 से अगर लो हो जाता है तो फिर वो क्या दिखाएगा, फेल दिखा देगा। ठीक है, अभी मैं चेंज तो कर नहीं रहा हूँ, जब आप लोग अप्लाई करोगे तो उसको चेंज करके फिर आप देख लेना। मेन हमारा फोकस यही है कि फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया, कहीं दिक्कत तो नहीं है किसी को इस फॉर्मूले में समझने में, बताइए। क्लियर हुआ सभी को ये फॉर्मूला? ठीक है, सर एक बार और बता देना। एक बार और बताओ, चलिए एक बार दोबारा अप्लाई करके देखते हैं। कंडीशन लगाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इफ का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इफ लिखा। इफ के अंदर अब सबसे पहले हमसे क्या पूछेगा यहाँ पे, लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, आप देख रहे हो कि क्या पूछा है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा जो होगा, या जो कंडीशन बनेगी लॉजिकल टेस्ट का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन जो हमारी बनेगी ये किसके बेसिस में बनेगी, परसेंटेज। तो इफ परसेंटेज ग्रेटर इक्वल्स टू 60, नॉर्मल जो कॉलेज का क्राइटेरिया रहता है कि फर्स्ट डिवीजन कब बनेगी, सेकंड कब बनेगी, थर्ड कब बनेगी, उसके हिसाब से
टाइम पे वो क्या दिखाएगा, यहाँ पे फर्स्ट दिखाएगा, ये हमारा डबल कोट्स के अंदर आएगा। लेकिन अगर वो फर्स्ट नहीं होता है तो कुछ और होगा, फिर सेकंड होगा, थर्ड होगा या फिर फेल होगा। तो अदर कंडीशन भी है ना हमारी आगे, और अगर हमने कंडीशन बनानी है तो इसीलिए दोबारा हमें क्या करना होगा, इफ लगाना होगा। इफ अगेन वही होगा, कंपेयर तो हम इसी वाले सेल से करेंगे। वो क्यों? क्योंकि अगर हम इनमें कोई चेंजेस आते हैं या इसमें किसी भी वैल्यू में चेंजेस आते हैं, हम केवल एक कंडीशन के लिए नहीं बना सकते ना इसको, हम इसको परफेक्टली बनाना चाह रहे हैं कि कोई भी कंडीशन वहाँ पे आ जाए उसके हिसाब से आंसर हमें सही दिखाए। कैसे भी कंडीशन आ जाए उसके हिसाब से, या जो भी परसेंटेज उसकी आ रही है उसके हिसाब से आंसर हमें सही दिखाए। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। इफ K7 ग्रेटर इक्वल्स टू 45, ये हमने सेकंड के लिए बनाया था, तो उस टाइम पे क्या दिखाएगा, सेकंड। ठीक है, नहीं तो अब थर्ड वाली कंडीशन भी तो बची है हमारी, थर्ड के लिए फिर दोबारा वही आ जाएगा, इफ K7 ग्रेटर इक्वल्स टू 33, तो उस टाइम पे क्या दिखाएगा, थर्ड दिखा देगा। लेकिन अगर थर्ड भी ना हो तो क्या दिखाएगा, फेल दिखाएगा। मतलब हम चाह रहे हैं कि वो फेल दिखाएगा। अब पहला ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, दूसरा क्लोज करेंगे, तीसरा क्लोज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने भी ब्रेसेस हम यहाँ पे सर ये हमने ब्रैकेट वहीं से क्लोज करे ना, जहाँ पे ये ब्रैकेट जहाँ पर से क्लोज होते हैं वही करे ना, या फिर इनको सिलेक्ट करके करे ये नहीं सेलेक्ट करने की जरूरत नंबर नहीं को, है, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट दबा हाँ, मतलब। ब्रैकेट वाला जो बटन होता है हमारा शिफ्ट के साथ आ जाता है। 9 और 0 के ऊपर आप देखते होंगे ब्रैकेट होते हैं हमारे, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट होते हैं। शिफ्ट के साथ आपने प्रेस किया बता देगा, कोडिंग वोडिंग उसकी जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, एंटर कीजिए बस, आप एंटर करने के ठीक बाद है, आप देखोगे आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आप ओके लोगों को किस तरह से हम यहाँ ठीक। पे कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, या परसेंटेज के बेसिस में या किसी पर्टिकुलर नंबर के बेसिस में, क्राइटेरिया के बेसिस में हम यहाँ पे आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक होगी। अब बात आती है रिजल्ट की। ठीक है, वही मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे अगर डिवीजन उसकी फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, ठीक है, या फिर अगर वो फेल होता है, तो फेल वाले में तो हम चाह रहे हैं कि वो डिवीजन ना दिखाए, तो उसके लिए थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। उसमें क्या होता है कि रिजल्ट हमें पहले पता लगाना होता है, डिवीजन हमें बाद में निकालनी होती है। जो वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम कर सकते हैं कि फेल वाले में वो डिवीजन ना दिखाए, बट यहाँ पे क्या होगा, अभी फेल भी होगा तो वो डिवीजन दिखाएगा। ठीक है, तो उसका रिजल्ट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, कंडीशन ही लगाएंगे हम यहाँ पे। इफ लगाना होगा, इफ के अंदर अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो हमने अभी इससे पहले वाले में यूज किया, जो एंड का यूज करना सिखाया मैंने आपको। अब क्या होगा, एक कंडीशन यहाँ पे ये भी आती है कि अगर वो सारे सब्जेक्ट में पास होगा तब जाके ही वो पास बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में अगर उसके नंबर कम आ जाते हैं, 32 आ जाते हैं, 30 आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं, तो फिर तो फेल हो गया। ठीक है, जबकि परसेंटेज बनेगी उसकी, कोई ना कोई परसेंटेज बन रही होगी। इवन हम ये भी मान सकते हैं कि अदर सब्जेक्ट्स में उसके अच्छे मार्क्स आए हैं तो 60% उसकी बन रही है, तो 60% में तो ऐसे क्या दिखा देगा, प्लस भी दिखा देगा। ठीक है, तो गलत हो जाएगा ना, जबकि एक सब्जेक्ट में वो फेल है, अदर सब्जेक्ट में अच्छे आने से नहीं होगा ना। सारे सब्जेक्ट में हमारा क्राइटेरिया क्या रहता है कि सारे सब्जेक्ट में अगर वो पास होगा तब जाके वो पास हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे रिजल्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके मार्क्स को कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट की मार्क्स एंड लगाएंगे हम वहाँ पे, इसीलिए एंड फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो है, ठीक है, क्या एड्रेस है इसका यहाँ पे, ये है D7 ग्रेटर इक्वल्स टू 33, पहली कंडीशन। ठीक है, कि इंग्लिश के मार्क्स उसके ग्रेटर इक्वल्स टू 33 होने चाहिए। तो दूसरा, हिंदी के मार्क्स भी कितने, ग्रेटर इक्वल्स टू 33 होने चाहिए। मतलब टोटल 33 का ही क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है, क्राइटेरिया अलग अलग भी होता है। ठीक है, मैथ्स के मार्क्स भी ग्रेटर इक्वल्स टू 33 हो। ठीक है, F7 ग्रेटर इक्वल्स टू 33। फिर ये आ जाएगा G7, ठीक है, कॉमा G7 ग्रेटर इक्वल्स टू 33, कॉमा लास्ट सब्जेक्ट रह गया G7 के बाद क्या आ जाएगा, H7 ग्रेटर इक्वल्स टू 33। तो अगर ऐसा होता है कि वो सारे सब्जेक्ट में अगर वो पास है तो उसे क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा, नहीं तो क्या माना जाएगा, फेल। तो ये कंडीशन यहाँ पे समझ में आई आप लोगों को, कंडीशन यहाँ पे
पे केवल एक ही कंडीशन बन रही है, लेकिन उस एक कंडीशन के अंदर हमारी मल्टीपल कंडीशन है, क्योंकि हमने एंड लगाया हुआ है इसीलिए। लेकिन इफ के लिए तो ये एक ही कंडीशन है ना पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये कंडीशन सही होती है तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। ठीक है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या दिखा रहा है। पास दिखा रहा है और अदर्स का रिजल्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्या दिखा रहा है। ठीक है, सबका पास दिखा रहा है। सपोज इनमें से किसी की मार्क्स अगर मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, इसके कर देता हूँ कम, मैं 32 कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख लो कि यहाँ पे परसेंटेज भी दिखा रहा है, डिवीजन भी दिखा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में डिवीजन को तो हम हटा सकते हैं, मैनुअली उसको हमें हटाना होगा, क्योंकि फेल है तो डिवीजन दिखाना सही नहीं है। डिवीजन तो कुछ होगी नहीं है, उसकी चाहे 40% बन रही है, लेकिन एक्चुअल में एक सब्जेक्ट में तो फेल है, तो एक्चुअल में उसका रिजल्ट क्या है, फेल। ठीक है, तो तब हम ये कंडीशन बनाते हैं, ये रिजल्ट वाली कंडीशन हमारी बनती है कि एक्चुअल उसका रिजल्ट क्या है, वो सारे सब्जेक्ट में पास है या नहीं है, ये भी हमें चेक करना जरूरी होता है। ठीक है, तो कंडीशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, इफ का यूज़ करना पड़ा। और इफ के अंदर जैसे हमने लास्ट अभी एक प्रोग्राम किया था ग्रेटर नंबर वाला, उसमें हमने क्या किया था, एंड लगाया हुआ था। सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पे कर ली है। ठीक है, कि मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक करेगा, अगर सारी की सारी कंडीशन सही है तब जाके वो पास दिखाएगा, नहीं तो फेल दिखाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को, ये समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर। ठीक, तो मेन तो हमारी जो टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स या स्टूडेंट रिकॉर्ड्स वाली जो हमारी टेबल होती है, उसमें यही सारे ऑप्शन होते हैं, इतने ही ऑप्शन उसके अंदर होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक हम रिमार्क्स वाला कॉलम यहाँ पे बना सकते हैं। रिमार्क्स तो फिर वही है, टीचर अपने हिसाब से जो भी देता है, जो हम अपने हिसाब से दे रहे हैं, या जो टीचर ने वहाँ पे रिमार्क्स दिए हुए हैं उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब हम मैनुअली करते हैं। मेन हमारे जो फॉर्मूले काम करते हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर, वो ये वाले फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे और एडिशनल फॉर्मूले हैं, वो भी मैं आप लोगों को अलग से बता रहा हूँ। कल हमने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर फाइंड करना सीखा था यहाँ पे। ठीक है, इसी के अलावा अगर हमने रिमाइंडर, अच्छा रिमाइंडर वाला बताया था मैंने आप लोगों को पहले भी, सब बताया था रिमाइंडर फाइंड करना किसी नंबर का, याद है आप लोगों को बताया था, नहीं बताया? चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। एक हमारा यहाँ पे मॉड फॉर्मूला आता है। ठीक है, मॉड का काम क्या होता है, किसी भी नंबर का रिमाइंडर फाइंड करना। तो कैसे इसको यूज किया जाता है, सपोज एक नंबर हम मान यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 45, एक मैंने यहाँ पे ले लिया 6। ठीक है, अब मैंने ये पता लगाना है कि इनका जो डिवीजन होगा उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, कोसेंट क्या होगा, उसके लिए तो नॉर्मल डिवीजन हो जाएगा। उसके लिए तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, उसके लिए C8 डिवाइड बाई D8 ये लिख सकता हूँ मैं, तो उसका कंप्लीट आंसर या कोसेंट मुझे पता चलेगा। तो ये तो उसका कोसेंट हो गया, लेकिन कोसेंट फाइंड ना करके मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है रिमाइंडर। ठीक है, तब यहाँ पे हमें मॉड फॉर्मूला लगाना है। मॉड उसके अंदर क्या आएगा, नंबर और डिवीजन। ठीक है, तो ये नंबर हो गया, कॉमा ये डिवाइजर आ गया। ठीक है, एंटर किया हमने, तो क्या दिखा उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, उसका 3। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे मॉड फॉर्मूले का यूज करना होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मॉड फॉर्मूले में। अब मॉड फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे और प्रोग्राम आप कह सकते हो या अदर फॉर्मूले भी हम बना सकते हैं। क्या फॉर्मूले, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑड नंबर इवन नंबर का पता लगाना है कि एक, अगर मैं यहाँ पे कोई सेल में वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, या यूजर कोई भी नंबर एंटर कर देता है, छोटा नंबर तो हम पता लगा देंगे देख के, ठीक है, कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है। और बेसिकली देख के पता लग ही जाता है, वैसे तो कुछ हमें एक ऑड नंबर की सीक्वेंस या वैल्यू हमें पता रहती है कि ये इसका सीक्वेंस है कि लास्ट में एंडिंग 0 से है या 6 से है 2 से है, तो एक तरह से हमारा इवन नंबर ही होगा। ठीक है, देख के वैसे पता लग जाता है, बट यही हम फॉर्मूले के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो कैसे होगा देख लेते हैं। हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, इफ के अंदर हम यहाँ पे मॉड लगा रहे हैं, मॉड नंबर, नंबर क्या है 5 है, लेकिन उसका क्या आएगा, एड्रेस आएगा।
कि H5 में जो भी वैल्यू है अगर वो डिवाइड होती है 2 से, क्योंकि ऑड नंबर की कंडीशन क्या होती है, ऑड नंबर की कंडीशन होती है कि अगर कोई भी इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ऐसा नंबर इवन नंबर कहलाता है। लेकिन साथ में एक कंडीशन और होती है कि उसका रिमाइंडर भी 0 होना चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। अब आप देख रहे हो कि मॉड का ही हम यहाँ पे दूसरा यूज़ कर रहे हैं, मॉड के थ्रू हम यहाँ पे इवन नंबर ऑड नंबर पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो क्या दिखाएगा, इवन नंबर, नहीं तो क्या दिखाएगा, ऑड नंबर, ठीक है। हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक नंबर को 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो फिर वो दिखाएगा कि ये नंबर इवन नंबर है, नहीं तो क्या दिखाएगा, ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता तो क्या दिखाता, इवन नंबर है। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर में ले लो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अब लास्ट में 3 देख के हमें पता लग जाएगा लगने को वैसे, ठीक है। लेकिन जिनको पता नहीं है ऑड नंबर इवन नंबर क्या होता है, तो उनके लिए हम ऐसा प्रोग्राम भी एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। इस तरह का एक कैलकुलेटर टाइप आप कह सकते हो हम एक्सेल के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट में 8 है तो देखते ही हमें ऐसे पता लग जा रहा है। अच्छा, एक रेंज भी इसकी रहती है, क्योंकि हुआ क्या है यहाँ पे वो रेंज से बाहर आ गया, जो नंबर मैंने एंटर किया उसकी बहुत ज़्यादा रेंज हो गई, तो इसीलिए यहाँ पे हमें दिखा नहीं पाया, ठीक है। अब हमें सही दिखा। तो ऐसे यहाँ पे आपने ये मॉड वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा दूसरे फॉर्म में, ठीक है। एक तो हम सिंपल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं कि उसका रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं उसके थ्रू। दूसरा काम हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे, इवन नंबर ऑड नंबर का मैंने पता लगाना है, तो ये काम भी हमने यहाँ पे इजीली इससे कर लिया। तो ये समझ में आया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है इस फॉर्मूले में, ठीक है, क्लियर हुआ ना। कोई अगर डाउट रहता है आप लोगों को बता दीजिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे और फॉर्मूले भी रहते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। एक आता है इंट, ठीक है, इंटीजर वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है। कोई नंबर है हमारे पास, डेसिमल नंबर है, इससे पॉइंट वैल्यू आप कह सकते हो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी इंटीजर वैल्यू मुझे प्रोवाइड करके दे, इंट और ब्रैकेट में नंबर एंटर किया मैंने, तो उसका जो इंटीजर वाला पार्ट है मुझे वो प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। क्या है इंटीजर वाला पार्ट मेरा, पॉइंट से पहले वाला पार्ट ये इंटीजर पार्ट होता है मेरा, ठीक है। पॉइंट के बाद वाला पार्ट ये डेसिमल पार्ट हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, या आप कह सकते हो कि एक ये, हाँ वही डेसिमल वैल्यू होगी फिर हमारी, ठीक है। तो कहीं होता है कि हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें पॉइंट वैल्यू या जैसे राउंड फिगर में एक नंबर को लेना है, यहाँ पे उसको राउंड तो नहीं कर रहा है, बट एक तरफ से जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसको रिमूव करके हमें प्रोवाइड कर रहा है कि अमाउंट हमने कहीं पे राउंड फिगर में लेना है, जैसे ही दिखाना है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। राउंड करने का तरीका भी है यहाँ पे, राउंड वाला फॉर्मूला भी है, तो कैसे यूज होगा उतना फिर आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप इतना ही समझिए कि ये वाला फॉर्मूला हमारा किस तरह से काम करेगा। तो ये समझ में आया इंट वाला क्या काम करता है। बहुत ज़्यादा यूज नहीं है इस फॉर्मूले का, बट फिर भी बना दिया गया है तो पता होना चाहिए। इसके अलावा अच्छा ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम तो हमने कर लिए थे। अब एक बार हम यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर जाके देख लेते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मूले हमारे कौन से रह गए। अच्छा, एक आता है इसमें फैक्टोरियल फाइंड करना। फैक्टोरियल क्या होता है, कोई बता सकता है, फैक्टोरियल किसे कहते हैं, किसने पढ़ा हो कभी फैक्टोरियल के बारे में, आइडिया है किसी को? फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या होता है? हाँ सर, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, वैसे मल्टीप्लिकेशन, जैसे मतलब जैसे 5 इंटू 4 120 मल्टीप्लाई कर, जो नंबर करना उनके मतलब हम तक के रोहित आपकी आवाज़ कट के आ रही करके। है। हाँ वो समझ गया मैं, आप जो कह रहे हो सही बता रहे हो। मैं कह रहा हूँ ऐसे ठीक है, वो सही बताया आपने। फैक्टोरियल का सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि जितने
जिस नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं तो उससे पहले के जितने भी नंबर्स हैं और प्लस उस नंबर का मल्टीपल कह सकते हैं, उसका प्रोडक्ट। ठीक है, होता यही है इसमें। सपोज अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 5 के फैक्टोरियल की, तो फॉर्मूला क्या यूज होता है हमारा, इक्वल्स टू फैक्ट, FACT, फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। ठीक है, फैक्टोरियल किसका, नंबर का। अब हम यहाँ पे नंबर नहीं लिखते हैं, नंबर ना लिख के हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सेल का एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल का एड्रेस दिया जाता है, जिससे कि अगर मैं यहाँ पे 5 को चेंज कर दूँ तो ऑटोमेटिक उसका फैक्टोरियल खुद ही वो निकाल के दे दूँ। ब्रैकेट लगाया मैंने, एंटर किया तो क्या दिखाया उसने, 5 का फैक्टोरियल 120। 120 कैसे आ रहा है वो भी देख लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेगा ये, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो क्या आएगा 120। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। फैक्टोरियल का मीनिंग वही होता है कि उसके पहले के जितने भी नंबर्स हैं प्लस वो नंबर, उन सब का प्रोडक्ट फाइंड करके हमें बताना है। ठीक है, अब कहीं पे आपको ऐसे नंबर्स की या फैक्टोरियल की ज़रूरत होती है, फैक्टोरियल फाइंड करके आपने बताना है, छोटे नंबर का तो इजीली आप बता सकते हो। ठीक है, बड़े नंबर का आपने फैक्टोरियल फाइंड करके बताना है, जिससे ये होता है कि कहीं आपको ऐसा कुछ MCQ में कोई क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे पूछा गया है कि 10 का फैक्टोरियल कितना होगा, उसको फाइंड कर पाना थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा। कब तक आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहीं पे जैसे अब हमने 5 लिखा है, इसकी जगह मैं अगर यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ तो 10 का फैक्टोरियल इजीली आपको विद इन सेकेंड ये फाइंड करके बता देगा। ठीक है, 1 सेकेंड में उसने बता दिया। तो ये फ़ायदा है या ये बेनिफिट रहता है हमारा एक्सेल में काम करने का, क्योंकि उसमें फॉर्मूले ऑटोमेटिक काम कर जाते हैं। हमें फॉर्मूले कैसे काम करने हैं या किस तरह से फॉर्मूला काम करेगा ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है एक्सेल। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल क्लियर हुआ। इसके अलावा और देख लेते हैं हमारे कौन से फॉर्मूले रह गए मैथमेटिकल में। होते बहुत सारे हैं लेकिन इतनों का यूज़ नहीं होता। इनमें से जो काम के हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, प्रोडक्ट वाला भी कर लिया था हमने। पाई, एक पाई आता है उसमें, कहीं पे आपने पाई की वैल्यू का यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है पाई, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं की जाती है, क्योंकि पाई की अपनी खुद की एक वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा, फाइंड करके दिखा देगा। सिंपली आपको क्या लिखना होता है यहाँ पे, इक्वल्स टू पाई और ब्रेसेस लगा के आपने ब्रेसेस को क्लोज कर देना। ठीक है, ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना होगा। सर ये सर पाई पाई क्या हुआ सर? पाई ये आपने वो देखा होगा ना, एक कैरेक्टर यूज होता है पाई का सिंबल, अगर मे भी यहाँ पे मिल जाए, मैं देखता हूँ सिंबल्स के अंदर हो सकता है। सर ये सर किस चीज का पाई मैथमेटिकल निकल रहा है मैथमेटिकल मतलब? जो पाई होता है ये इस टाइप का ही है, ये तो नहीं है पाई। सर्च करते हैं कोई मिल जाए। सिंबल्स के अंदर है ना, जैसे ये है इसके अंदर ये होगा, इस वाले पाई की बात करते हैं। वैसे इसकी वैल्यू क्या रहती है, 22/7 लिखा जाता है, बट पॉइंट में आप लिखो तो 3.14 लिखा जाता है ना इसकी वैल्यू, तो उसके लिए है ये। ठीक है, ये इस पाई की वैल्यू है। तो ये अगर कहीं पे आपकी यूज हो रही है, आपने यूज करनी है किसी फॉर्मूले में, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आपका बहुत काम आता है। ठीक है, क्योंकि कभी होता है कि हर बार हमें पाई की वैल्यू याद नहीं रखती, या कभी होता है कि आप भूल गए हो पाई की क्या वैल्यू होती है, तो आप उसको कैलकुलेट करने में तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे ना अपना कि कैलकुलेट करके क्या वैल्यू आएगी। सिंपली आप वहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, इजीली आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाले पाई की बात कर रहे थे। देखते हैं और कौन सा फॉर्मूला रह गया। एक इसमें रैंड भी आता है। ठीक है, रैंड हो गया, राउंड हो गया, ये फॉर्मूले भी आते हैं इसमें हमारे। सम तो मैंने आपको बता ही दिया था, सम इफ और सम इफ एल्स, ये भी आप लोगों को बताना रह गया है। सर मैं सर सर वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या बोलते हैं ये पाई में कोई नंबर मतलब नहीं लिखना नहीं पड़ा, नहीं, मतलब खाली डायरेक्टली पाई डायरेक्टली लिख पाई के आ गया। ब्रैकेट?
ओपन ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला ही वही है ना, उसका फॉर्मेट ही वही है। तो ये नंबर किस चीज का है? ये इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना। तो हर बार तो ये हाँ आएगा फिर मतलब वही नंबर? है, अच्छा, ये वैल्यू फिक्स आती वैल्यू रहेगी होती है ना, हर। कांस्टेंट वैल्यू होती है। कभी अगर आपने मैथ्स में कभी पढ़ा हो, जैसे सर्किल का एरिया हमने फाइंड करना होता है, एक फॉर्मूला हमने बनाना है कि सर्किल का एरिया फाइंड करना है। तो सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पाई की वैल्यू की जरूरत होती है, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो पाई है, ये वाली वैल्यू को मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल बताया, ठीक है। इसके लिए मुझे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मुझे एक तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा पाई की जो वैल्यू है उसकी जरूरत पड़ेगी। अब पाई की वैल्यू हमें लानी है तो कैसे लाएंगे, पाई वाले फॉर्मूले पे इजीली आ जाएगी ना इससे। रेडियस मैंने कुछ भी दिया, 4.5 दी थी सपोज, उसके बेसिस में हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू, दिस इनटू रेडियस इनटू रेडियस, पाई आर स्क्वायर करके ये हमारा एरिया ऑफ सर्किल। कई तरीके ऐसे फॉर्मूले हमारे बन सकते हैं। अब मैं ज़्यादा डीपली प्रोग्रामिंग टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि होगा क्या कि अकाउंट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आ पाएगी ना ये चीज़। प्रोग्रामिंग स्टूडेंट को समझ लेंगे, सॉफ्टवेयर स्टूडेंट जो हैं उनको समझ लेंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा डीपली इन चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ। ऐसे वाले फॉर्म सिंपल सा मैं समझा दे रहा हूँ कि इसका क्या यूज़ है और कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो अब समझ में आया आपको कि पाई की वैल्यू का हम कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे उसका यूज़ होगा। और कहीं भी हमें ऐसे इसकी ज़रूरत पड़ती है सर्किल का ही, जैसे सर्किल का हमने फाइंड करना है, 2 पाई आर हो गया, और भी पाई से रिलेटेड कई सारे फॉर्मूले होते हैं हमारे, तो वहाँ पे हम उनका यूज़ कर सकते हैं इस वाली वैल्यू का, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को इतना? अच्छा, तो अभी तक जितने फॉर्मूले बताए मैंने आप लोगों को, ये क्लियर हुए सभी को? इसके अलावा एक हमारा यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करने का भी फॉर्मूला आता है। सर सर क्वाइटेंट वाला एक बार बता देना, वो क्वाइटेंट कैसे निकालना है? अच्छा, कोसेंट, कोसेंट का मीनिंग हो गया कि डिवाइड। हाँ सॉरी, क्वेश्चन क्वेश्चन सर, क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन का मीन्स डिवाइड हो गया, ठीक जो है। डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको ही हो गया कोसेंट सर, कहा आ गया। जाता है, ठीक है। आगे ना समझ में। तो तो सर उसके लिए तो सर एवरेज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एवरेज ना? अलग हो गया। एवरेज तो क्या करता है, टोटल नंबर जो होते हैं उनका सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो होते हैं उनसे डिवाइड करता है। ये तो नॉर्मल डिवाइड कर रहे हैं ना। ये तो मैंने आपसे बोला कि मैंने 45 को, या कोई भी एक नंबर ले लिया हमने, 4 5 5 6 7 एक नंबर है, इसको मैंने डिवाइड करना है 9 से। अब मुझे पता नहीं कि इसका आंसर क्या आएगा, तो एक्सेल मुझे ज़रूर बता सकता है कैलकुलेट करके ये चीज़ कि मैंने D19 को डिवाइड किया E19 से, उसने बता दिया मुझे कि उसका क्या आंसर आएगा इस तरह का, ठीक है। तो नॉर्मल डिवीजन जैसे आप करते हो उसके हाँ लिए सर। हुआ है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल या कौन सा स्लैश हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसकी जगह गलत वाला स्लैश लगा दोगे तो ये काम ही नहीं करेगा। मैंने उल्टा स्लैश लगा दिया ना, बैक वाला। इसकी जगह मुझे क्या यूज़ करना होगा, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना होगा, तब जाके ये काम करता है। अभी आंसर दिखा रहा है कि ये इसका आंसर है, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन बताया मैंने आपको कि रैंडम वैल्यू अगर हमें जनरेट करनी है, रैंड फॉर्मूला, ठीक है, रैंडम वैल्यूज को जनरेट करता है, रैंडम नंबर्स को आपको इक्वल्स टू RAND, ठीक है, एंटर। और जहाँ जहाँ मैं इसको ड्रैग करूँगा, जैसे मैं ये जो ड्रैग वाला पॉइंट है इसको जहाँ पे भी ड्रैग करूँगा वो नंबर को जनरेट करता रहेगा, ऑटोमेटिक खुद से करता है, ठीक है। कहीं पे होता है कि आपको ऐसे रैंडम वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है तो वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका एक आप कह सकते हैं ड्रॉबैक क्या है कि एक लिमिटेशन क्या है इसकी, ये वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा ड्रैग करूँ आगे को, तो मेरी पहली वाली जो वैल्यू थी उसमें फिर चेंज हो जाएगी, क्योंकि रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट कर रहा है खुद ही। इधर उधर हो, इधर की वैल्यू उधर, वहाँ की वैल्यू यहाँ, ऐसे करके पूरा वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते जा रहा है अपने बिना लिखे। हमारी ये वैल्यू आ गया, ये नंबर्स आ गया। उनके लिए या ऐसी कैलकुलेशन है जहाँ पे आपको ऐसे वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है, नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ?
रैंड के अलावा एक फॉर्मूला। सर लाइक ऐसे हाँ हेलो बताइए। सर, हाँ हेलो हेलो हेलो। जैसे चालू आपकी आवाज़ कट रही है थोड़ा रोहित, मेरे ख्याल से आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस हो रहा सर है। हेलो हेलो। हेलो हाँ थोड़ा ठीक है। हाँ बताइए। सर मैं कह रहा हूँ ना जैसे 50 स्टूडेंट या मतलब ज्यादा लोगों के करने हैं हमें मार्क्स या कुछ हाँ डाल, तो वो तो हमें मैनुअली वो डालने तो पड़ेंगे मैनुअली ना, डालने पड़ेंगे आपको, क्योंकि नाम और क्योंकि ऐसा है ना कि अब ये तो एक रैंडम वाला तो हमने ट्राई करने के लिए यही इसका यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ पे तो आप ट्राई नहीं करोगे ना, एक्चुअल में जब आप वर्किंग कर रहे हो तो वहाँ तो फिर नाम और हाँ मैनुअली डालनी हाँ वो पड़ेगी तो सर। फिर आपको मैनुअली ही फीड करना होगा। ये तो ट्राई करने के लिए हो गया कि जैसे कभी आपने फॉर्मूला ट्राई करना है, वहाँ पे आपको नंबर्स की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, तब आप ये वाला काम कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूले आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी की जैसे ही एक और फॉर्मूला आता है। देखिए यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि एक ही खुद से ही रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट कर रहा है, लेकिन अब चाह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से वैल्यू को जनरेट करके दे, या मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स की ही बात आ रही है कि 1 से लेके 100 के बीच में रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करके दे, अगर हम ऐसा चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है रैंड बिटवीन। ठीक है, कैसे काम करेगा वो भी देख लेते हैं। उसके लिए क्या लिखा जाएगा, रैंड बिटवीन। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है बॉटम और टॉप से। ठीक है, थोड़ा अगर मैं आपको इसको मैग्नीफाई करके दिखाऊँ तो आपको दिखेगा सही। ठीक है, थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं इसको हम। तो ये फॉर्मूला है रैंड बिटवीन। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बॉटम और टॉप। ठीक है, बॉटम का मतलब ये हो गया कि कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी। सपोज मैं स्टूडेंट के नंबर यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि रैंडम वैल्यूज आ जाए 0 से लेकर, क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स 0 भी हो सकते हैं, किसने पेपर ही नहीं दिया है, एग्जाम भी नहीं दिया है, तो वहाँ पे उसकी 0 दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, 0 से लेके 100 के बीच में मैक्सिमम क्या हो सकता है 100। एंटर किया मैंने तो उसने यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके दी मुझे 36। इसी को मैं आगे ट्रैक करता हूँ, और इसको जब मैं नीचे ट्रैक करता हूँ तो ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट करके दे देगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0 भी दिया उसने, तो 0 से लेके 100 के बीच की वैल्यू रैंडमाइज करके मुझे देगा मेरे अकॉर्डिंग, जैसा मैं चाह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो ये है हमारा रैंडम बिटवीन, किस तरह से अप्लाई करना है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को, इस फॉर्मूले में? इतना समझ में आया सभी को? चलिए फिर आज के लिए तो जहाँ तक है हमारा काफ़ी कुछ चीज़ें हमने इसमें कर ली हैं। फॉर्मूले वगैरह भी काफ़ी सारे हमने इसमें आप लोगों को कंडीशन वाले जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं ये मैंने आपको बताए। ठीक है, इसके बेसिस में और भी हम कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं। हेलो हाँ हेलो हेलो। सर वो चले गया बता रही, कुछ कह रहे थे? कट होगी कॉल। हेलो, हाँ रोहित कुछ कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा हूँ अगर जैसे इनका ट्रांसपोज निकालना है आपने ट्रांसपोज भी कर सकते हो। ट्रांसपोज के लिए अब क्या होता है कि हमें फिक्स वाली की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोज सिंपली हो जाएगा, उसके लिए आप इसको कॉपी करोगे पहले। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि रो को कॉलम में बदलना, कॉलम को रो में बदलना। जिनको पता नहीं है उन्हें बता देता हूँ, क्योंकि ट्रांसपोज एक हमारे टेक्निकल एक मैथमेटिकल वर्ड आप कह सकते हो हमारे। ठीक है, हर किसी को पता नहीं होता। तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलना। अभी आप देख लोगे हमारे कॉलम कितने हैं यहाँ पे 4, और रो कितनी है हमारी यहाँ पे 6। ठीक है, तो इसको हमने ट्रांसपोज करना है। आप पहले इसको क्या करोगे, कॉपी करोगे सिंपली। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने इसको राइट क्लिक करना है,
राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा पेस्ट स्पेशल का, ठीक है, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांसपोज का, ये वाला ऑप्शन। बस आप ट्रांसपोज में क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए और उसको ट्रांसपोज कर देगा। अच्छा हमने एक काम और गलत कर दिया ना, यहाँ पे उसी के ऊपर ट्रांसपोज कर दिया। तो एक काम करते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं। पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल में आपको जाना होगा, ठीक है, ट्रांसपोज और ओके, तो ऐसे वो करके दिखाएंगे। ठीक हो गया, समझ में आया इतना किस तरह से आप कंटेंट को या पूरी टेबल को ट्रांसपोज आप कर सकते हो। कई कई बार होता है कि आपने अपनी टेबल जो थी वो कॉलम वाइज बना दी, जबकि आपने उसको रो वाइज बनाना था, मतलब उसमें ज़्यादा रो होनी चाहिए थी और ज़्यादा कम कॉलम होनी चाहिए थी, ठीक है। एक्चुअली में आपने कैसे बना दिया, उसको ज़्यादा कॉलम बना दी और रो कम बना दी आपने। तो ट्रांसपोज करने के लिए आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट तरीका आपको मिल जाता है। पहले आप इसको क्या करोगे, कॉपी करोगे पूरे डेटा को। कॉपी करने के बाद फिर आप देखोगे या जहाँ पे भी आपने ट्रांसपोज करना है आप वहाँ पे इसको राइट क्लिक करोगे, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ करना है जैसे, तो मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद एक पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा। एक तो नॉर्मल पेस्ट होता है, एक होता है पेस्ट स्पेशल। इसके अंदर के ऑप्शन भी हम देखेंगे, काफ़ी काम के ऑप्शन है इसके अंदर भी, ठीक है। यही आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसपोज का, बाकी और ऑप्शन में आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सेलेक्ट किया आपने, ओके किया और उसका ट्रांसपोज निकाल के आपको दे देगा, लेकिन दूसरी जगह में देगा, ये उसको रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, उसका एक बेस है ना, ठीक है। अगर आप उसके बेस को ही हटा दोगे तो ट्रांसपोज करेगा कैसे फिर। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, उसको दूसरे सेल में या दूसरी सीट के अंदर या कहीं दूसरे एड्रेस के अंदर आपको वहाँ पे ट्रांसपोज करना होगा। क्लियर हुआ ये ऑप्शन सभी को, किस तरह से आप यहाँ पे ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया इतना। और कोई पूछना है, कुछ ऑप्शन पूछना है किसने, फिर आज के लिए सर ये बीच में रो या कॉलम भी ऐड कर कर सकते सकते हैं? हैं। वो मैंने शॉर्टकट की अभी बताई नहीं है, वो मैं फिर कभी बताऊँगा। उसका तरीका मैं फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे मुझे इसके बाद एक रो चाहिए, वैसे तो बाद में नहीं करता, पहले इंसर्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, रो को सेलेक्ट करके राइट क्लिक और इंसर्ट, तो उसके पहले रो इंसर्ट हो जाएगी। ये पहले करता है, बाद में नहीं करता इंसर्ट। वही काम अगर मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए, राइट क्लिक किया मैंने, इंसर्ट किया और कॉलम इंसर्ट, ठीक है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है सभी को। हेलो, हाँ कनेक्टेड है सभी। हाँ वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था ना, आवाज़ आ रही है ना सभी को, तो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था ना। हाँ सर। हाँ तो क्या कह रहे थे आप लास्ट में, ये पूछ रहा था, जैसे ये वाला ऑप्शन बता रहा था मैं आपको, समझ में आई आपको। ये इसमें मैं जैसे कह रहा था आपसे कि ये पहले इंसर्ट करता है, बाद में इंसर्ट नहीं करेगा। मान लीजिए आपको इसके बाद एक कॉलम चाहिए आपको, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ क्लिक करना होगा। इसमें जब आप राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तब जाके उसके बाद वो कॉलम, क्योंकि ये सर पहले स्क्रीन नहीं आ रही, हाँ सर स्क्रीन नहीं आ रही, अरे सॉरी स्क्रीन नहीं आ रही है। एक मिनट, स्क्रीन से हट जाता है ना ऑटोमेटिक, नेट डिस्कनेक्ट होता है।
दिखाई दे रही होगी, आ रही स्क्रीन आ रही। यस सर। हाँ, जैसे अब वही बोला मैंने कि मान लीजिए आपको आई के बाद एक कॉलम चाहिए, तो आप क्या करोगे, कॉलम इसमें हमेशा जब भी आप इंसर्ट करते हो तो पहले इंसर्ट होता है, बाद में नहीं। तो पहले का मतलब मुझे जे में क्लिक करके राइट क्लिक करना होगा और इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इंसर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा। यही काम आप रो के लिए कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद मुझे एक रो चाहिए, तो मुझे 11 वाली रो को क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट में क्लिक करना होगा, तब जाके 15 के बाद वो रो इंसर्ट करके मुझे देगा। अब इनकी शॉर्टकट की भी होती हैं, वो मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा, अभी तो आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को सर बताऊंगा, हम कल बताऊंगा। सर ये रो को हम सर थोड़ी सर चौड़ी भी कर सकते हैं? कर सकते हो, रो को जितना आप चौड़ा मतलब कैसे, वो तो फिर कॉलम चौड़ा होगा ना, रो की तो हाइट ज़्यादा होगा, ऐसे रो की हाइट आपने बढ़ानी होगी। सर ये कैसे हुआ? वही उसके लिए, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, ये जो 33 और 34 के बीच में ये लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन के ऊपर जब मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो मेरा एक प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसको क्लिक करते हुए मैंने ड्रैग कर देना है तो ये बड़ा हो जाएगा। और दूसरा तरीका मैंने कल आप लोगों को बताया था, अच्छा वो तो एक मैंने शॉर्टकट की बताई थी, मिस हो गई थी, बता रहा हूँ आप लोगों को। किसी भी सेल की हाइट को बढ़ाना है, ठीक है, उसके लिए हम प्रेस करेंगे Alt H O स्ट्रेच हाइट के लिए, ठीक हो गया। देखते हैं कैसे, मैं इसकी बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो क्या करना होगा, Alt H O H, ठीक है। तो मुझसे पूछेगा कि रो की हाइट आपको कितनी चाहिए, आ रहा है यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि मैग्नीफायर मैंने बंद कर दिया। तो ये बॉक्स में ये पूछेगा आपसे कि रो की हाइट आपको कितनी चाहिए। मैंने बोला कि रो की हाइट मुझे चाहिए 20, बढ़ा देगा उसको, 20 से ज़्यादा करना है ज़्यादा रख दीजिए और बढ़ा देगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर हमारे। ठीक है सर। एक ऑप्शन तो अभी मैंने आपको एक और बताना भूल गया, सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन, वैसे हर किसी को पता भी नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। कल मैं आपसे कह रहा था कि हम कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक शॉर्टकट भी बताई थी। लेकिन एक काम इसमें ऐसा भी हो सकता है एक्सेल के अंदर, वो थोड़ा बहुत उसकी कोडिंग चेंज करनी होती है, वो मैं बताऊँगा आपको, वो एडवांस एक्सेल के अंदर आ जाता है ये चीज़ में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो भी हम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिखा, तो अब 6 के लिए जितना कॉलम रिक्वायर्ड होगा उतना ही बड़ा क्या कर देगा, उसको ऑटो फिट कर देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, कोई बड़ा टेक्स्ट है, उस कॉलम से बाहर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक उस कॉलम को बड़ा कर देगा, रिसाइज कर देगा। तो ये सारे ऑप्शन मेरे जो होंगे ये मैक्रो के थ्रू होते हैं, मैं फिर आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, कैसे होगा। कितना क्लियर हुआ बाकी सब लोगों को, आज जो बताया है वो तो यस क्लियर सर। होगा ना। तो ये फाइल मैं सेव करके आप लोगों को फाइल शेयर कर दूंगा, कल भी मैंने आप लोगों को फाइल शेयर करी थी इसकी, और वीडियो का तो ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, वीडियो भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लाइट जाती है, नेट डिस्कनेक्ट हो गया, वो तो अच्छा पढ़ा लिया था बीच में।